नमस्कार दोस्तों, वेट ग्लोरियस एकेडमी की डिजिटल प्लेटफॉर्म क्लासेस में मैं डॉक्टर रमेश सैनी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर रमेश सैनी है। मैंने BBSc एंड AH 2015 में CBS बीकानेर से पास आउट की। उसके बाद मैं टीचिंग असिस्टेंट लगा LRS डग झालावाड़ कॉलेज में, जहां मैंने तकरीबन 4.5 साल तक टीचिंग असिस्टेंट के पद पर कार्य किया है। LSA की क्लासेस ली हैं। दोस्तों, अब अपन बात करेंगे आज के विषय के बारे में। दरअसल आपके जो पशुधन सहायक की जो भर्ती होती है, पशुधन सहायक की जो भर्ती परीक्षा होती है, उस भर्ती परीक्षा के अंदर सम्मिलित पशुधन सहायक पाठ्यक्रम पशुधन सहायक के जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर आने वाले विषयों में पशु चिकित्सा विज्ञान के विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो विषय है पशु चिकित्सा विज्ञान, ये विषय जो है ये आपको न केवल आपके भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन के लिए अच्छा है, महत्वपूर्ण है, बल्कि यह विषय जो है यह जब आपकी उपकेंद्र पर जॉब लगेगी तब उस दौरान भी यह आपको लाइफ टाइम काम आएगा। कैसे काम आएगा दोस्तों, इसके अंदर हम बात करेंगे डिजीज और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा, और यही जो ट्रीटमेंट है इसी से आप लाइफ टाइम मनी अर्निंग कर पाएंगे। जो आप पैसे कमाएंगे जिंदगी भर, वो पैसे आप किससे कमाएंगे? ट्रीटमेंट से कमाएंगे। तो इसीलिए ये पशु चिकित्सा विज्ञान का जो विषय है ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है, न केवल आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से बल्कि आपको लाइफ टाइम ट्रीटमेंट की जो जानकारी है वो आपके साथ साझा करेंगे, जिससे कि आपको लाइफ टाइम मनी अर्निंग होगी। दोस्तों, इसके बाद अपन चर्चा करते हैं कुछ जो स्टूडेंट्स हैं। दोस्तों, उन स्टूडेंट्स के कुछ डाउट रहते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स के मन में हमेशा एक बात रहती है, वो बात क्या रहती है कि टीचर जो है वो बहुत गहराई में पढ़ा रहे हैं। देखिए दोस्तों, टीचर हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करता है, और वो गहराई में इसलिए पढ़ाता है ताकि जो क्वेश्चन पिछली परीक्षा में आए हैं वो क्वेश्चन हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको इजी लगे या सिंपल लगे, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस को जो एग्जामिनर होते हैं या जो पेपर सेट करता है वो व्यक्ति या एग्जामिनर, उन्हीं क्वेश्चंस को कुछ ट्रिकी बना देता है। वो क्वेश्चन ट्रिकी होने के कारण डिफिकल्ट हो जाता है, और वो आपको एक पजल की तरह लगता है जिसमें आप फंस कर रह जाते हैं, और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। गलत होने के कारण आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, और आपके जो सपने हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि टीचर बहुत गहराई में पढ़ा रहा है, लेकिन वो गहराई के कारण ही कभी-कभी जो वो ट्रिकी क्वेश्चन होता है उस ट्रिकी क्वेश्चन की काट हमें मिल जाती है, और जो पजल होती है वो पजल हमारी सही हो जाती है, और हमारा क्वेश्चन जो है
वो क्वेश्चन राइट हो जाता है और हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाता है। दोस्तों इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब हमारी क्लास चलेगी तो उस दौरान हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि टीचर बहुत गहराई में जा रहा है, आप उस चीज को नेग्लेक्ट कर जाएं। तो मैं नहीं चाहता कि आप उस चीज को नेग्लेक्ट कर जाएं और उस ट्रिक की पजल में आप फंस जाएं और आप अपने सिलेक्शन से हाथ धोना पड़े। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जो जो टीचर जो पढ़ाता है उस पर विश्वास रखें और उसी के साथ निरंतरता अपनी स्टडी में बनाए रखें, तो आप और भी अच्छा बेनिफिट ग्रहण कर सकते हैं और अपनी नॉलेज भी इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करूंगा स्टडी मटेरियल के बारे में। दोस्तों जो स्टडी मटेरियल हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, वो जो स्टडी मटेरियल है दोस्तों, वो क्लास वीडियोस के माध्यम से, दूसरा वो जो क्लास वीडियोस होंगे उन क्लास वीडियोस की हम आपको नोट्स उपलब्ध करवाएंगे जो पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे, और उसी के साथ ही उन क्लास वीडियोस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न के जो क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की क्षमता बढ़ेगी, आपको अपने आप पे विश्वास आएगा और इससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट कर पाएंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो सकेगा। क्योंकि दोस्तों आजकल हमने देखा है कि एग्जाम में कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है और बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन पैटर्न को समझ नहीं पाते और क्वेश्चन प्रैक्टिस उनकी वीक रह जाती है, इस वजह से वो अपने सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं। तो हमारा ये मोटिव रहेगा कि हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे पूरा फोकस करें। इसके लिए हम आपको जिस क्लास के सब्जेक्ट होंगे उसी क्लास के नोट्स देंगे और उसी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस की हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि हम जिन विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे उन विषयों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे। सब्जेक्ट दोस्तों पहला सब्जेक्ट रहेगा वेटरनरी मेडिसिन, दूसरा हमारा सब्जेक्ट रहेगा एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन, और तीसरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा न्यूट्रिशन या पशु पोषण, एनिमल न्यूट्रिशन, पशु चिकित्सा विज्ञान। पशुपालन प्रसार शिक्षा। दोस्तों इन तीन विषयों के ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा वेटनरी मेडिसिन के ऊपर, क्योंकि पहला सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वेटनरी मेडिसिन। तो चलिए चर्चा करते हैं। दोस्तों वेटनरी मेडिसिन जो है उसको आपके पाठ्यक्रम में दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो पार्ट है वो है वेटनरी क्लिनिकल मेडिसिन और दूसरा जो पार्ट है वो है वेटनरी प्रिवेंटिव मेडिसिन। दोस्तों पहले हम चर्चा करते हैं वेटनरी क्लिनिकल मेडिसिन के ऊपर। दोस्तों इसके अंतर्गत फर्स्ट पार्ट इसका जो है वो है जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन के अंतर्गत क्या क्या चीजें रखी गई हैं उनके ऊपर मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला है हेल्थ और डिजीज। दरअसल ये एक मेन पार्ट है
मेडिसिन का, जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि पशु जो है वो स्वस्थ है या रोगी है। पशु को देखकर हम कैसे आइडिया लगाएंगे, कैसे ये पता करेंगे कि पशु स्वस्थ है या वो रोगग्रस्त है। इसके लिए हमें ये पता होना आवश्यक है कि पशु पशु की स्वस्थ होने की क्या क्या आवश्यक कंडीशन होती हैं और पशु के उन कंडीशन में क्या बदलाव आता है जिससे कि वो रोगी हो जाता है, तो इसके बारे में हमें पता चलता है। सेकंड अपन बात करें कि डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस के बारे में। इसके अंदर रखा गया है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है दोस्तों? डायग्नोसिस एक प्रकार की कला है जिसके द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि पशु को कौन सी विशेष बीमारी हुई है। जब तक हमें उस विशेष बीमारी का पता नहीं चलेगा हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस के अंदर दोस्तों प्रोग्नोसिस का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान से मेरा तात्पर्य ये है दोस्तों कि जब अपन किसी पशु का ट्रीटमेंट करते हैं तो ओनर हमसे एक चीज पूछना चाहता है कि ये पशु ठीक होगा या नहीं होगा, तो उसके बारे में बताने की जो कला है उसे बोलते हैं प्रोग्नोसिस। इसके अंदर इसके 4 पार्ट होते हैं दोस्तों। पहला होता है फेवरेबल। इसका मतलब है कि पशु के ठीक होने की पूरी पूरी संभावना है। दूसरा होता है डाउटफुल। इसका मतलब है कि पशु ठीक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, इसके अंदर 50-50% चांसेस होते हैं। तीसरा होता है पुअर। पुअर का मतलब होता है बहुत कम। पशु के ठीक होने की संभावनाएं जो है वो बहुत कम के या न के बराबर ही हैं। चौथा होता है ग्रेव। ग्रेव का मतलब है कि पशु ठीक नहीं हो सकता, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसके बारे में पूर्वानुमान से हम 2 चीजों का बेनिफिट होता है। एक तो जो ओनर होता है उसको हम पर ट्रस्ट होता है, और दूसरा कि पशु पर अनावश्यक रूप से होने वाले इलाज का खर्च उससे भी ओनर को बचाया जा सकता है। तो इस कला को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा कुछ बॉडी के जनरल पैरामीटर्स होते हैं जैसे टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट, पल्स रेट, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर। इन सबको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। जो स्वस्थ पशु होता है उसका तापमान कितना होता है, जो रोगी पशु होता है उसका तापमान कम हो रहा है या अधिक हो रहा है, इसके बारे में जानकारी, उससे हमें आइडिया लगता है कि पशु को कौन सी बीमारी हो रखी है। रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाना या कम होना, इससे भी हमें पता चलता है कि पशु रोगी है। पल्स रेट का इंक्रीज होना या कम होना, इससे भी पता चलता है कि पशु रोगी है या स्वस्थ है। इसी प्रकार ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या कम होना, इससे भी हमें पता चलता है कि पशु रोगी है या स्वस्थ है। इसके अलावा इसका मेन जो पार्ट है वो है ट्रीटमेंट। पशु का इलाज करने का जो जनरल ट्रीटमेंट होता है, जो सामान्य ट्रीटमेंट होता है, सामान्य इलाज की विधियां, इन सबको भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट है सिस्टेमिक मेडिसिन। सिस्टेमिक मेडिसिन के अंदर दोस्तों जो शरीर के विभिन्न जो तंत्र हैं उनकी विभिन्न तंत्रों की बीमारियों को रखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें तो जैसे अध्यावरणीय तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र। जनन तंत्र के अंदर मेल नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को रखा गया है। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और ज्ञानेंद्रियों से संबंधित बीमारियां। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम या आहार नाल से संबंधित बीमारियों को रखा गया है। इसका जो थर्ड पार्ट है दोस्तों
उस थर्ड पार्ट के अंतर्गत रखा गया है ऐसी बीमारियां जो किसी तत्व की कमी से होती हैं, शरीर में किसी तत्व की कमी से होने वाली, शरीर में किसी तत्व की कमी से होने वाली बीमारियां। जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जैसे स्कर्वी। चौथा इसके अंतर्गत जो पार्ट सम्मिलित किया गया है उसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है उपापचय से संबंधित रोग। उपापचय से संबंधित रोग जैसे इसके अंतर्गत देखें अपन, कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर होता है। तो ये कैल्शियम की कमी से जो मिल्क फीवर होता है उसको उपापचय से संबंधित रोगों में सम्मिलित किया गया है। अन्य रोग जैसे कीटोसिस, पीपीएच ऐसे रोग हैं जिनके बारे में हमें क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन के अंदर स्टडी करनी है। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों वेटनरी प्रिवेंटिव मेडिसिन के अंदर, अगर हम बात करें तो वेटनरी प्रिवेंटिव मेडिसिन के अंतर्गत रोग कारकों से होने वाले रोग कारकों से संबंधित रोगों को रखा गया है दोस्तों। जैसे जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग जैसे आपने नाम सुना होगा एंथ्रेक्स, एचएस, बीक्यू, ये सब जीवाणु जनित रोग हैं दोस्तों। दूसरा इसके अंदर रखा गया है विषाणु जनित रोग जैसे एफएमडी। तीसरी अपन बात करें इसके अंदर रखा गया है कवक जनित रोग जैसे एस्परजिलोसिस। चौथा इसके अंतर्गत रखा गया है प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जो होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ब्लड प्रोटोजोआ और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ। ब्लड प्रोटोजोआ के एग्जांपल की अगर अपन बात करें जैसे थैलेरिया, बेबेसिया, एनाप्लाज्मा। और जो इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ की बात करें तो अमीबा, बेलेंटिडियम कोलाई और इस्चेरिसिया, ये सब जो हैं ये इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ हैं दोस्तों। इसके अलावा अपन बात करें फिफ्थ पार्ट में इसके अंदर आता है कि परजीवी जनित रोग। अब जो परजीवी होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बाह्य परजीवी और दूसरे होते हैं अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है टिक्स, लाइस, माइट्स, मैगट्स, फ्लाई एंड फ्लिया को। इन सभी से ये सभी जो है ये बाह्य परजीवी हैं जो शरीर की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अंतः परजीवी। अंतः परजीवियों को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहले हैं चपटे कर्मी, दूसरे नंबर पर आते हैं फीता कर्मी और तीसरे नंबर पर आते हैं गोल कर्मी। चपटे कर्मियों को ट्रीमेटोड बोलते हैं, फीता कर्मियों को सेस्टोड बोलते हैं
और गोलकृमियों को निमेटोड बोलते हैं। इसके अलावा बात करें तो 6 नंबर पर आते हैं माइकोप्लाज्मा जनित रोग, और 7 नंबर पे आते हैं प्रियॉन्स डिजीज। इन सभी को दोस्तों वेटनरी प्रिवेंटिव मेडिसिन के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा वेटनरी प्रिवेंटिव मेडिसिन के अंतर्गत एक और टॉपिक को सम्मिलित किया गया जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है टीकाकरण। दोस्तों जो टीकाकरण है ये प्रिवेंटिव मेडिसिन का जो है ये एक मोटो है, इसी के ऊपर ही प्रिवेंटिव मेडिसिन बेस्ड है, क्योंकि प्रिवेंटिव मेडिसिन का स्लोगन है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात बचाव जो है वो इलाज से बेहतर है। और बचाव किस प्रकार किया जा सकता है? टीकाकरण करके। तो इसके अंतर्गत जो टीकाकरण है उसी के अंदर इसका जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे हर साल एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे पूछ लेते हैं मारेक डिजीज का वैक्सीनेशन कब करते हैं, किस एज में करते हैं पोल्ट्री के अंदर, या गाय भैंसों में किन किन बीमारियों का वैक्सीनेशन करते हैं, किन का नहीं करते हैं। तो ऐसा जो क्वेश्चन है वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कभी कभी बना करके पूछ लिया जाता है। तो इससे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसके बारे में भी हम वेटनरी प्रिवेंटिव मेडिसिन के अंतर्गत चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको जो स्टडी मटेरियल जो यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा वो स्टडी मटेरियल जो है वो विश्वसनीय होगा, सटीक होगा और इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो डाउट रहता है कि डाटा बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। डाटा बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम्स में डाटा बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं और कुछ बुक्स के अंतर्गत डाटा अलग मिलते हैं और कुछ बुक्स के अंदर अलग मिलते हैं। तो स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। इस चक्कर में स्टूडेंट हमेशा टीचर से क्वेश्चन पूछता है और ये बच्चों का डाउट हमेशा बना रहता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि जो स्टडी मटेरियल हम आपको उपलब्ध करवाएंगे उस स्टडी मटेरियल में दिए गए डाटा जो होंगे वो पूर्णतः सटीक होंगे और उनको अगर कहीं भी कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो कोर्ट में चैलेंज करने के दौरान भी वो सटीक सही माने जाएंगे और आपका सिलेक्शन श्योर रहेगा, आप हमेशा उससे बेनिफिट में रहेंगे। दोस्तों जैसे कि कुछ बुक्स के अंतर्गत प्यूबर्टी एज जो है, जैसे लैम्स की प्यूबर्टी एज पूछ लेते हैं तो लैम्स की प्यूबर्टी एज कुछ बुक के अंदर 6 to 7 मंथ दी हुई होती है और कुछ बुक्स के अंदर 6 to 9 मंथ दी हुई होती है और ऑप्शन में दोनों ही आते हैं। तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जो भी डाटा आपको उपलब्ध करवाएंगे वो एकदम से सटीक होंगे और आप अपने सिलेक्शन से कभी दूर नहीं हो पाएंगे और हमेशा आप बेनिफिट में रहेंगे। और अगर कोर्ट में भी कभी ये आपको कोई भर्ती लगानी पड़ी तो उसमें भी हम आपकी सहायता करेंगे दोस्तों। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ दोस्तों। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक और बाकी की चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।